गुड इवनिंग सर। सुन पा रहे हैं बच्चे? आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, चलो। ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे ना हम लोग। हमने यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन डेप्थ और हाइट में पढ़ लिया था, राइट? यस सर। ठीक है। तो एक और तरह का वेरिएशन होता है इसमें, वो लिख लेते हैं। लिखो, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के रोटेट होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है, चलो देखते हैं। अर्थ बना लेते हैं पहले। अच्छा, अर्थ में सब लोग जानते हैं इस तरह के ये जो सर्कल्स बने होते हैं, अगर आपने ग्लोब देखा हो कभी, इस तरह के सर्कल्स बने होते हैं, इनको क्या कहते हैं? किसी को पता है? लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये कैसे चलते हैं, देखो कि आप सर्कल में इमेजिन करो ये अर्थ है, तो आप यहाँ से ऐसे थीटा डिग्री पे गए और फिर एक पूरा सर्कल आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये पूरा सर्कल जो होगा थीटा डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएगा, ठीक है ना। ये पूरे सर्कल पे लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो थीटा डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे। यही एंगल हमने अगर नीचे बना के ऐसे सर्कल बनाया होता तो ये थीटा डिग्री साउथ लैटिट्यूड कहलाते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली अर्थ जो है वो दो हेमिस्फीयर यानी नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड्स के द्वारा डिवाइड की जा सकती है। चलो और डिटेल में फिर हम लोग इनमें बात कर लेंगे। तो फिलहाल इमेजिन करो कि ये तो इक्वेटर हुआ। इक्वेटर इज 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ, है ना, बीच में होता है इक्वेटर। तो इक्वेटर से आप किसी थीटा डिग्री पे आ गए, है ना, और ये नॉर्थ है, इस सर्कल पे आ जाओ आप। ये पूरा वो सर्कल हो गया जो थीटा डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे लाई कर रहा है। अच्छा, अर्थ अपने एक्सिस पे किसी वेलोसिटी ओमेगा से, एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, ये सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो एक पार्टिकल है, उसको इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इमेजिन करो, इस तरफ सेंटर की तरफ इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीपिटल। नहीं यार, mg लगेगा ना बेटा, सेंटर की तरफ तो mg लगता है ना। यस। पक्का? देखो ये कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि अर्थ की सरफेस पे मान लो एक बिल्डिंग बनाई हुई है हमने, ऐसे किसी ने खिड़की खोली बिल्डिंग से तो वो नीचे गिर जाएगा, ये कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? है तो क्लियर कर लो कि ऐसा क्यों नहीं होता है। किसी को भी नहीं लगता ऐसा? अच्छा, किसी को ऐसा तो नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो बिल्डिंग बनती होंगी उनमें से बाहर निकलते हैं लोग तो ऐसे गिर जाते होंगे? ऑस्ट्रेलिया में तो बिल्डिंग ऐसे बनती है ना।
चक्कर क्या है यहाँ पे, कौन बताएगा? लोग ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई भी? चलो, सिंपल लॉजिक ये है कि जो वर्टिकल डायरेक्शन होता है वो ग्रेविटी डिसाइड करती है, और वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ है ना, ये वाला। तो अगर खिड़की खोलेगा भी तो इधर गिरेगा, है ना, इधर नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो इधर लग रहा है mg, और ये जो घूम रहा है सर्कल में, इसकी वजह से बाहर की तरफ एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना, m ओमेगा स्क्वायर छोटा r, जहाँ पे छोटा r ये वाला डिस्टेंस है, ये छोटा r डिस्टेंस है, ये बड़ा r है, रेडियस ऑफ अर्थ है। इसको एक बार ड्रॉ कर लो, एक बार डायग्राम को एज इट इज ड्रॉ कर लो, है ना। इसको कह भी देना, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो जो स्यूडो फोर्स की तरह पढ़ा था हमने ना, वो है। अर्थ एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई, तो उसमें बाहर की तरफ एक स्यूडो फोर्स लग रहा है, m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। ये जो m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r है, इसका एक कंपोनेंट है जो ग्रेविटी के ऑपोजिट लग रहा है, ये है m ओमेगा स्क्वायर r, ये एंगल भी थीटा होगा, ये थीटा है, तो इसको मैं देता हूं cos थीटा। इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लेना एक बार। इसका मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, उसको हम mg डैश कह देते हैं। वो कितना हो जाएगा, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos ऑफ थीटा। अगर मैं यहाँ से m गायब कर दूं तो g डैश कितना आ जाएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r cos ऑफ थीटा। नोट कर लो इसको, फिर आगे बात करते हैं इसमें। सर हाँ बेटा। सर एक बार डायग्राम प्लीज फिर से समझा दीजिए। हाँ, डायग्राम देखो, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको कि ये तो इक्वेटर हो गया, ये इमेजिन कर सकते हो इक्वेटर, ये सेंटर ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है ना। तो अब आप थीटा डिग्री के किस पे चले गए, लैटिट्यूड पे, तो वहां पे इस तरह का एक छोटा सर्कल बन जाएगा ना, जहां पे ये अर्थ आ रही है ऐसे, तो ये हमारा पार्टिकल हो गया। इसको सेंटर की तरफ तो mg लग रहा होगा, ये बात समझ सकते हो आप। यस सर। और क्योंकि वो अर्थ के साथ ऐसे घूम रहा है इस तरीके सर्कल में, तो उसको बाहर की तरफ यानी सेंटर से अवे, उसका देखो घूमने का जो सर्कल है वो ये वाला है, तो उसका सेंटर तो यहाँ पे होगा ना, इसको सी डैश कह दो चाहो तो आप, ये सी डैश हो गया। तो इससे अवे जाता हुआ उसको m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r लग रहा है, ये समझ सकते हो डायग्राम। यस सर। ठीक है, तो इस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r का एक कंपोनेंट है जो ग्रेविटी को अपोज कर रहा है, सही है कि नहीं। ओके सर। अच्छा, इसका मतलब ये भी सोचना कि थियोरेटिकली स्पीकिंग देयर इज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ ओमेगा, जिससे अगर अर्थ घूमे तो क्या हो जाएगा, अगर अर्थ बहुत तेज स्पिन करने लगे अपनी जगह पे तो क्या होने लगेगा, इमेजिन कर सकते हो। फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो फिर नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, जीरो। जीरो। यानी क्या फील होने लगेगा हमें, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, वेरी गुड, है ना। हमें ऐसा लगने लगेगा कि हम वेटलेस हो गए, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे एक और डायग्राम देखते हैं। देखो, ये जो हमने ड्रॉ किया इसी में देख लो, अगर ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये एंगल थीटा दिख रहा है आपको, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्मॉल आर इस कैपिटल आर कॉस थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देख के बोलो। यस सर। तो क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा तो पहले से था, एक और आ गया, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखो, ये जो जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा आया है,
कि पहली बात तो चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थीटा लो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर में थीटा लो, थीटा बीइंग द सेम, जो इफेक्ट ऑन ग्रेविटी आएगा वो भी सेम आएगा। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के सर्कल में जो ग्रेविटी में कमी आएगी उतनी ही कमी 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के सर्कल पे भी आएगी। यस सर। ठीक है। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को देखकर बताओ सबसे ज्यादा कमी कहाँ आएगी ग्रेविटी में? सबसे ज्यादा कमी कहाँ पर आएगी ग्रेविटी की वैल्यू में? कौन से सर्कल में? सर हाईएस्ट वाले पे। हाईएस्ट में तो बेटा सबसे कम हो जाएगी ना। देखो हाईएस्ट को हम कह रहे हैं पोल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पोल्स पे तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो ये नंबर तो 0 हो जाएगा। हाँ तो सर आपका, हाँ अच्छा मुझे लगा कि आप यही है ना। बोल रहे हो। हाँ तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा कमी आनी चाहिए ना। इक्वेटर पे ये नंबर 1 हो जाएगा। सही बात है, सोच लो। यस सर। ठीक है, तो ग्रेविटी इज द लीस्ट एट, मतलब रोटेशन की अगर बात करें तो ग्रेविटी इज द लीस्ट एट, क्या कहोगे, इक्वेटर या पोल्स? इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। अच्छा चलो एक ऐसे ही इस पे बेस्ड एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि मान लो हमें कोई सामान, वो जो स्प्रिंग बैलेंस होते हैं ना, स्प्रिंग बैलेंस, उससे वे करके एक जगह खरीद के दूसरी जगह बेचना है, तो किस ट्रेड में हमें फायदा होगा, इक्वेटर से खरीद के पोल पे बेचने में या पोल से खरीद के इक्वेटर पे बेचने में? पोल से खरीद के इक्वेटर पे बेच। सोच लो, आराम से सोच लो, हाँ सर। सोच लो। मेरा तो वही। पक्का? हाँ। पक्का? सर इक्वेटर पे खरीद के पोल पे बेच। इक्वेटर पे खरीद के पोल पे बेचना, चलो देख लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि किसी वस्तु का एक्चुअल मास जो है वो 1 kg है, इक्वेटर पे खरीदते हैं, चलो है ना। इक्वेटर पे ये 1 kg से ज्यादा लगेगा या कम? ग्रेविटी कमजोर है इक्वेटर पे, तो वहां इक्वेटर पे ये 1 kg से ज्यादा लगेगा या कम? कम। कम होगा। जैसे मान लो कि 900 ग्राम ही होगा, तो इक्वेटर पे हमने खरीदा, तो हमने किसके लिए पे किया, 1 kg के लिए या 900 ग्राम के लिए? 900 ग्राम। 900 ग्राम के लिए। अच्छा, पोल्स पे जाके हमने बेचा, तो ये 1 kg पोल पे जाके ज्यादा हो जाएगा या कम, या 1 kg रहेगा? ज्यादा हो जाए। 1 kg रहेगा ना यार। नहीं सर, ग्रेविटी तो बढ़। ग्रेविटी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ने का मतलब ये ना, ये वाला हिस्सा कम हो रहा है, तो जितनी है उससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। हाँ हाँ। बात सही है ना। हाँ सर। ठीक है, तो हमने 900 ग्राम का पैसा दिया इक्वेटर पे, और पोल पे कितने का पैसा वसूलेंगे? एक। तो फायदा हुआ ना। हम्म। अब ये क्वेश्चन और है कि वहां क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे, लेकिन समझ में आ गई बात? यस। ठीक है। अच्छा, इसमें बीम बैलेंस यूज करेंगे तो बेवकूफ बन जाएंगे, क्यों? इसमें बीम बैलेंस काम नहीं करेगा इस एक्सपेरिमेंट में, क्यों? बोलो भाई। ग्रेविटी की डिफरेंस की वजह से। नहीं, कुछ और है। बीम बैलेंस किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वेट। वेट पे है, टॉर्क पे। हाँ। तो टॉर्क तो जितना इधर लगेगा उतना इधर लगेगा ना।
तो मान लो आपने यहाँ पे 1 kg का सामान रखा, तो उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी तो 1 kg का काउंटर वेट रखना पड़ेगा। चाहे आप ये काम इक्वेटर पे करो चाहे पोल पे करो, दोनों को ग्रेविटी तो सेम ही लग रही होगी ना। यस सर। ठीक है, चलो तो ये बात समझ गए हम लोग। अब बात कर लेते हैं हम लोग सैटेलाइट्स की, है ना। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट हम कह सकते हैं किसी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है। ये मान लेते हैं सैटेलाइट है हमारा, ये प्लेनेट का सेंटर हो गया, और ये सैटेलाइट प्लेनेट के चारों तरफ एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना। अब सिंपल रखने के लिए चीजों को मान लेते हैं कि ऑर्बिट सर्कुलर है ना। वैसे तो ऑर्बिट एलिप्टिकल होते हैं, बट मान लेते हैं कि ऑर्बिट सर्कुलर है। तो सर्कल में घूमने के लिए क्या कौन सी फोर्स चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पर क्या कहानी है समझना कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द प्लैनेट है वो इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। अब यहाँ पे कुछ बातें समझ लेते हैं। ये जो है इसको h कह देते हैं। ये तो हो गया हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द सरफेस, और ये डिस्टेंस हम जानते हैं r होता है। तो h प्लस r को हम लोग कह देते हैं स्मॉल r, और स्मॉल r का मतलब हो गया ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल रेडियस, इसको अच्छे से समझ लेना है। तो ऑल्टीट्यूड प्लस रेडियस ऑफ प्लैनेट मिलकर क्या बनते हैं? स्मॉल r बनते हैं। इस बात को समझ लेना। ऑल्टीट्यूड प्लस रेडियस ऑफ प्लैनेट इक्वल टू ऑर्बिटल रेडियस है। एनीवे, तो g कैपिटल M स्मॉल m ओवर स्मॉल r का स्क्वायर, ये तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया जो सैटेलाइट को प्लैनेट लगा रहा है, और ये प्रोवाइड क्या करेगा? स्मॉल m v स्क्वायर बाय r। यहाँ ये जो v हमने यूज किया है इसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। लिख लो ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है ना। इक्वेशन सही है। एक r यहाँ से कट जाएगा, स्मॉल m कट जाएगा, तो v हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M बाय स्मॉल r। चेक कर लो एक बार, देखो हाथ से ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब एक बात समझना, यहाँ पे नोटिस करो कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है सैटेलाइट की, वो सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है। इस पॉइंट को लिख भी लो ना, लिखो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट द ऑर्बिटल वेलोसिटी of the satellite is independent of its mass, है ना। यानी आपका सैटेलाइट एक छोटे पत्थर से लेके एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट भी हो तो भी सैटेलाइट के मास पे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ प्लैनेट के मास पे ही डिपेंड करेगी। अच्छा, एक और बात समझना यहाँ पे, जो सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
रूट आर। इसका मतलब जैसे जैसे सैटेलाइट दूर होता जाएगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट क्या होती जाएगी? लेस। कम होती जाएगी। बिल्कुल सही बात है ना। तो जब हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर हम उनको बहुत पास के ऑर्बिट में रखेंगे तो हमें एनर्जी बहुत सारी देनी पड़ेगी। अगर बहुत दूर के ऑर्बिट में रखेंगे तो हो सकता है वो जिस काम के लिए है वो काम ही ना कर पाए। तो हम लोग एक इस तरह का एक कॉम्प्रोमाइज बिठा सकते हैं दोनों के बीच में कि बहुत पास भी ना हो और बहुत दूर भी ना हो, ठीक है ना। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सैटेलाइट का फंक्शन क्या है। किस किस तरह के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, कुछ जानते हो आप लोग? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का पर्पस क्या होता है? सर एक तो वेदर फोरकास्टिंग वेदर होती है, फोरकास्टिंग, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सही तो बात फिर है। वो गूगल मैप्स। गूगल मैप्स, हाँ, ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट जो होते हाँ। हैं, है ना, जीपीएस वाले, बिल्कुल सही है। और और सर कोई कनेक्टिविटी के लिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हाँ, हैं, बिल्कुल सही बात है कम्युनिकेशन। ना। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं जो आपका जो टीवी चैनल वगैरह होते हैं, है ना, इस तरह का जो डेटा है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, है ना। तो टीवी चैनल से जो होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं, जैसे मान लो आपका ब्रॉडकास्टिंग चैनल यहाँ पे है तो एक बड़ी सी डिश लगाते हैं। वो डिश क्या करती है, एक सिग्नल भेजती है। अब यहाँ कोई सैटेलाइट होगा जो इस तरीके से उड़ रहा होगा, वो इसको रिसीव करेगा और ये इसको बाउंस बैक करके कहीं और पहुंचा देगा। तो यहाँ फिर से एक डिश एंटेना होगा जो इसको रिसीव कर रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से आकाश करें सैटेलाइट अदर प्लैनेट्स के बारे में बताते हैं। हाँ, अदर प्लैनेट्स तो एग्जैक्टली नहीं बताते हैं, हाँ, लेकिन हाँ, सर वो बाहर तो की दुनिया हबल के के बारे बारे में। में बात कर रहे हैं ना। हबल तो यहीं लगा हुआ है ना, हबल तो टेलीस्कोप है ना यार, अच्छा, हाँ हाँ। है ना। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि जो स्पेस का डेटा है वो भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हमें बता देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर मान लो कि जैसे ये सिग्नल यहाँ तो पहुंच गया, अगर इस देश में पहुंचाना हो फिर क्या करेंगे, सोच सकते हो, दिमाग लगाओ। तो ये सैटेलाइट ने यहाँ से लिया सिग्नल, यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई कंट्री यहाँ लोकेटेड है और उसको इस स्टेशन से आने वाला चैनल प्रोग्राम देखना है, उसका सर क्या एक होगा? सैटेलाइट एक डिश एंटेना पे थोड़ी कवर करेगी, पूरा रेंज कवर करेगी ना, बताओ। तो कर लिया ना, बट देखो रेंज कैसे कवर होगी ना, देखो दो टेंजेंट बना दो आप यहाँ से, एक टेंजेंट यहाँ बना दो और एक टेंजेंट यहाँ बना दो, ये इसकी रेंज हो गई। इससे ज़्यादा थोड़ी कवर कर सकता है ये। सर दूसरी होगी फिर। हाँ, फिर उस केस में ना इसको रिले कहते हैं, सिग्नल को रिले करना, जो रिले रेस होती है ना, जैसे यहाँ एक और सैटेलाइट होगा, ये उसको दे देगा सिग्नल, अगर ये उसकी रेंज में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक और सैटेलाइट होगा, ये उसको दे देगा सिग्नल, फिर ये पहुंचा देगा यहाँ पे आराम से, है ना। तो इस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो दुनिया में किसी भी जगह को आप सैटेलाइट सिग्नल से कवर कर सकते हो, सही बात। यस और फिर सर। ये आपस में एक दूसरे से पैसा ले लेते हैं इस काम का, ठीक है ना। जैसे जो बड़ी ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज होती हैं उनके अपने खुद के सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे स्टार नेटवर्क हुआ आपका या फॉक्स हुआ, इनके अपने सैटेलाइट होते हैं। तो उनको जनरली अपने सैटेलाइट से काम चल जाता है। जो छोटे चैनल्स होंगे या नेटवर्क्स होंगे वो किराए पे ले लेते हैं ना। कई तो कंट्री भी ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के सैटेलाइट नहीं है ना, और कई चैनल ऐसे हैं जिनके अपने खुद के सैटेलाइट हैं। और कोई काम होता है सैटेलाइट से, और कुछ होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज मिस कर जा रहे हो आप। नहीं, सर याद नहीं यार। याद नहीं आ रहा। मिलिट्री सैटेलाइट्स होते हैं, जासूसी करने के काम आते हैं, है ना। मतलब जो एक कंट्री दूसरे कंट्री पे स्पाई अगर करना चाहे
तो स्पाई सैटेलाइट्स के थ्रू ये काम किया जा सकता है। स्पाई सैटेलाइट छोटे होते हैं लेकिन उनके ऊपर हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरा लगे होते हैं और प्लस थोड़े बहुत रेंज में वो अपने ऑर्बिट को चेंज भी कर सकते हैं। तो कभी भी जो कंट्रीज अफोर्ड कर सकते हैं काम, वो अपने स्पाई सैटेलाइट्स का यूज करते हैं और दूसरों पे नजर रखते हैं, है ना। अभी बहुत लंबे टाइम तक जो जीपीएस टेक्नोलॉजी है ये भी मतलब 100% मिलिट्री टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। बहुत रिसेंटली इसको हाँ सर, पब्लिक के पब्लिक लिए बहुत किया गया अभी ना। कुछ टाइम पहले किया गया था। बिल्कुल। सर ठीक मेरा है। एक क्वेश्चन है हाँ हाँ। सर, वो जैसे ये सारी सैटेलाइट्स है, ये हमारे अर्थ का ऑर्बिट मतलब एक रिवॉल्यूशन कर रही है ना मैं सर हमारे अर्थ चारों में। तरफ घूम रही है, बिल्कुल हाँ, सही चारों बात है। तरफ हाँ, रिवॉल्व कर रही है। तो सर वैसे ही मून भी कर रहा है। सही बात है। तो सर लेकिन अगर ये सब एक एक कांस्टेंट उसमें ही है, पाथवे ही है, तो सर मून हर साल 1 सेंटीमीटर दूर क्यों हो जाता है? मून हर साल 1 सेंटीमीटर दूर क्यों हो जाता है? हाँ। यार वैसे तो है ना, इसके बहुत सारे रीजन है। तो अगर आप ये सोचो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड क्या एक कांस्टेंट फोर्स है, तो आंसर इज नो, है ना। बहुत सारे चेंजेस हैं जो डायनेमिकली प्लैनेट्स में होते रहते हैं, है ना। जब हम ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अर्थ का एक मास सपोज करते हैं कि नहीं। हाँ। अब क्या वो मास कांस्टेंट है? हाँ। नहीं, कांस्टेंट तो नहीं है ना। क्यों सर, चेंज अर्थ होता तो है। वैसे ही आएगी ना। क्या बात करो, बहुत सारे चेंज होते हैं यार अर्थ का। देखो जैसे मान लो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पानी है, ऐसे मान लो, और वो पानी हाँ किसी समझ। वजह से एवेपोरेट हो जाए, ये बात समझ रहे हो ना। तो चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे डायनेमिक चेंजेस हैं जो प्लैनेट्स में होते रहते हैं। अब ये वाला डेटा कितना सही कह रहे हो आप, 1 सेंटीमीटर वाला है ना, ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जो और कोई भी प्लैनेट, जैसे जुपिटर में 12 मून हो गए मान लो, है ना, तो हो सकता है उनकी जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हर साल 1 सेंटीमीटर का तो मैं नहीं पक्का कह सकता, है ना, वो चेक करते ही नहीं हम लोग। लेकिन हाँ, नहीं ऐसा सर, वो हो तो सकता। ये मून का ही अभी डेटा मैंने ऐसे ही पढ़ रहा था हाँ, उसमें। अगर वो ऐसा कोई कोई ऐसी जानकारी है तो है ना, वो कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन होता है ऐसा, मतलब ना कि मतलब कोई एक एक ऐसा नहीं कह सकते हम कि फिक्स डिस्टेंस है बिटवीन अ प्लेनेट एंड उसका सैटेलाइट। वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और वो चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो उसका रीज़न यही है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, उसमें बहुत माइन्यूट से चेंजेस जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ सकते हैं, है ना। जब भी हम एस्केप वेलोसिटी की बात करेंगे तो इस बारे में और बात कर लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं, है ना, जो एटमॉस्फेयर जिनका नहीं होता जैसे हमारा है, तो उसके क्या रीज़न है वो भी हमें समझ में आ जाएंगे। और सर एक और हाँ, क्वेश्चन था बताओ। सर, जो हम्म, सर जैसे सन है हम्म। और फिर मून आता है, फिर अर्थ, मतलब सर जब सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। तो सर मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से ग्रेविटी लेंसिंग होती है क्या? मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा? ग्रेविटी लेंसिंग। मतलब? सर ग्रेविटी लेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे सर एक हम्म, एक जैसे हमारे एक बीच में गैलेक्सी है, हम सर अर्थ से एक गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बीच में दो गैलेक्सीज के बीच में एक और गैलेक्सी है। यार लेकिन गैलेक्सी तो बहुत बड़ी होती है ना यार, नहीं उसको सर, मून से। मतलब जिसके हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ भी हो सकता है, वो प्लैनेट गैलेक्सी कुछ भी। हम्म। तो सर उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो स्पेस टाइम को जब बेंड करती है, तो सर उसकी वजह से जो पीछे की जो लाइट होती है ना सर, वो एक रिंग की फॉर्म में या फिर 4 डॉट्स की फॉर्म में ऐसे करके वो दिखाई देती है, उसको वो लेकिन ग्रेविटेशनल वो होने लेंसिंग। के लिए मून तो नहीं कर पाएगा ना वो काम जो होता है। वो काम, मून तो बहुत बहुत छोटा है अर्थ और सन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो वो कर पाएगा या नहीं, इस पे मुझे शक है ना। लेकिन हाँ, बड़े चीजें कर सकती हैं। जैसे मान लो ऐसा होता कि हमारे और सन के बीच में एक और सन आ जाता, मतलब इतना बड़ा कुछ प्लैनेट ले लो, इवन जुपिटर ले लो आप, तो हम कंसिडर कर सकते थे इस बात को। मून तो बहुत छोटा है यार,
मून के बस का नहीं ठीक है सर। है ना। मतलब वो स्पेस टाइम हम तो कंटिन्यूम में मान ही इसलिए पा रहे हैं कि हमारे पास एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड है, मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट जैसे हम कह सकते हैं। तो ये सब स्पेस में जाने के बाद तो फिर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है ना। उसका रीज़न ही ये है कि वहाँ इतनी सारी तरह की ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं कि एक लोकल रीजन में तो हम बात कर पाते हैं, बड़े रीजन में बात ही नहीं कर पाते। चलो जी, ये लिख लिया सबने ना, v इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय आर। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, वो समझना। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, दो छोटे छोटे से फॉर्मूला है, वही याद रखने हैं। एक घूमते हुए सैटेलाइट के पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक तो ऑब्वियसली पोटेंशियल और एक काइनेटिक, ठीक है ना। तो छोटा छोटा फॉर्मूला है, उसको याद रख लेना। पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे माइनस जी एम बाय आर। ध्यान रखना आर इज द ऑर्बिटल रेडियस। पोटेंशियल एनर्जी माइनस होने का क्या मतलब है, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो वो बात मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आपको कि जब भी कोई चीज किसी अट्रैक्टिव सिस्टम से बाउंड होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी अ नेगेटिव। तो वही काम यहाँ हो रहा है। द सैटेलाइट although away from the earth is still bound by the gravitational force of earth और planet जिसकी भी बात कर रहे हो, तो इस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है। अच्छा, काइनेटिक कहने को तो हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर है ना, लेकिन जब हम वी ऑर्बिटल के स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी एम एम बाई 2r। देख लो, हमने वी स्क्वायर की वैल्यू अगर रिप्लेस कर दी तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो टोटल एनर्जी कितनी बनेगी, इन दोनों का सम, इसका और इसका सम करके तो बनेगी माइनस जी एम एम बाय 2r। इसको नोट कर लो एक बार। माइनस जी एम एम बाय 2r। नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है अर्थ के केस में ना, इसको छोटे जी की टर्म्स में पूछ लेते हैं। कैसे कि अगर मैं इसको, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, इसको स्मॉल जी की टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं ऊपर नीचे इसको कैपिटल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, कैपिटल आर स्क्वायर से ऊपर नीचे। तो आपको याद है जी एम बाई आर स्क्वायर को हम स्मॉल जी कहते थे, ये याद आ रहा है? तो ऐसे मान लो मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको कह सकता हूँ एम जी आर स्क्वायर बाई 2r। ठीक है ना, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो नीचे वाला आर स्क्वायर जो है वो तो जी एम बाई आर स्क्वायर करके छोटा जी बन गया, छोटा एम छोटा जी हमने बाहर ले लिए, माइनस साइन हमने यहीं रख दिया और आर स्क्वायर बाई 2r अंदर आ गया, है ना। तो अगर कभी कन्वर्ट करना पड़े तो ऐसे कर लेना, है ना, यानी सॉल्व हमेशा इसी में करेंगे, बाद में इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं उसका एग्जांपल भी ले लो। क्वेश्चन देखो, हाउ मच एनर्जी is required to change the orbit of a satellite, from radius r equal to 2r to r equal to 3r.
how much energy is required to change the orbit of a satellite from radius r equal to 2 capital R to r equal to 3 capital R. क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एक सैटेलाइट जो पहले इस ऑर्बिट के रेडियस में था 2r में, उसको अगर 3r ऑर्बिट के रेडियस में भेजना है तो कितनी एनर्जी लगेगी। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो टोटल एनर्जी का चेंज, टोटल एनर्जी चेंज, ये देखना है आपको, क्योंकि ना सिर्फ आपको उसको उठा के ऊपर ले जाना है बल्कि आपको उस ऑर्बिट में भी उसको स्टैब्लिश करना है। तो टोटल एनर्जी का चेंज कितना हो जाएगा, फाइनल देख लेते हैं। फाइनल कितना है, -gmm/2 टाइम्स ऑफ 3r, 2 टाइम्स ऑफ 3r, ये आपकी फाइनल एनर्जी है। और इनिशियल कितनी थी, -gmm/2 टाइम्स ऑफ 2r। ये देख लो एक बार, तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये 2.2 नहीं है, ध्यान रखना, तो इसको ब्रैकेट में लिख लो। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, है ना। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। क्या लिखूं यहाँ, 2/24। ठीक है ना, 12 आ जाएगा। अब मैं जो कह रहा था उसको चेंज करना हो समझना, अगर आप ऊपर नीचे एक r से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो यही चीज mgr/12 भी लिखी जा सकती है। एक r तो आपके पास पहले से ही है, एक ऊपर नीचे r से और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। कर लोगे ऐसा, चलो अब लिख लो इसमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, तो t इक्वल टू 2πr/v लिख देते हैं। भाई चक्कर लगा रहा है पूरा 2πr का, कितनी स्पीड से, v से। अब v हम ऑलरेडी जानते हैं कितना है, वो लिख देते हैं, तो √of gm/r, यहाँ gm आएगा, यहाँ एक r आ जाएगा। अब r बार भी अंदर भी है, तो ये हो गया 2πr⁴/3/2 ओवर √of gm। ये आपकी t की वैल्यू हो गई, इसको आपको याद रखना है। नोट कर लो एक बार इसको। कर लोगे। इसमें नोटवर्दी बात बस इतनी सी है, t प्रोपोर्शनल टू r का पावर 3/2, है ना। ये एक इम्पोर्टेंट, ये केपलर्स लॉ की तरह से हो जाता है एक तरीके से, वो हम केपलर लॉ में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आप एक तरीके से कह सकते हो t² प्रोपोर्शनल टू r³ भी कह सकते हो। एक स्पेशल टाइप का टाइम पीरियड है जिसको हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, लिख लेते हैं जियो सिंक्रोनस, या इसको कभी कभी जियो स्टेशनरी भी कह देते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इस बात को समझना कि अगर एक सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन 24 आवर हो जाए, ठीक है, अब इस पॉइंट को समझना देखो कि एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है
अच्छा, उसका घूमने का टाइम अर्थ के चारों तरफ वैसा ही है जैसा अर्थ अपने ऑर्बिट पे घूमती है। तो अगर किसी वक्त मान लो ये सैटेलाइट इस पॉइंट के वर्टिकली अबव है, तो हमेशा इसी पॉइंट के वर्टिकली अबव रहेगा कि नहीं रहेगा, सोचो। यस सर। तो इस तरह के सैटेलाइट्स को हम लोग क्या कहते हैं, जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कहते हैं, है ना। और ये 24 आवर का टाइम पीरियड होने के लिए इनका जो हम कह सकते हैं ऑर्बिटल रेडियस होता है, ऑर्बिटल रेडियस वो अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होता है ना। यानी इनकी हाइट अबव द सरफेस जो है 6 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के आसपास हो सकती है, ठीक है ना। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है? जियो स्टेशनरी का मतलब ये हुआ सैटेलाइट्स विच अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ, अपीयर टू बी। अच्छा, स्टेशनरी क्यों अपीयर होंगे कि अगर मान लो सैटेलाइट आज मान लेते हैं किसी ने गाजियाबाद के ऊपर लगा दिया, अब अर्थ के साथ गाजियाबाद भी घूम रहा है, सही बात है ना। यस सर। तो अगर जितनी देर में गाजियाबाद घूम के अपने जगह पे वापस आता है 24 घंटे में, उतनी ही देर में सैटेलाइट भी घूम के वापस आ रहा है, तो हमें तो हमेशा ऐसा ही लगेगा ना अपने सिर के ऊपर ही है वो, सही। यस सर। तो उसको कहते हैं जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। अच्छा, ये क्यों यूज किए जाते होंगे, इसको सोच सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। कौन से सैटेलाइट्स हैं जिनको हम चाहते हैं दे मस्ट बी जियो स्टेशनरी? सर जीपीएस। हाँ, जीपीएस वाले हो गए, सही बात है, एक पर्टिकुलर एरिया को कवर कर रहे हैं तो उसी को कवर करते रहे, है ना। कम्युनिकेशन के सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं, है ना। और मौसम बताने वाले, भाई अगर मान लो हमने पैसा खर्च करके सैटेलाइट भेजा मौसम बताने के लिए और वो दूसरे का मौसम बताए, तो फिर हमारे किस फायदे में, है ना, समझे। तो मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट जो होते हैं, है ना, वो जियो सिंक्रोनस मोड में ही काम करते हैं, ठीक है जी। तो ये बात हम समझ गए, वो देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट इसमें, उसको कहते हैं एस्केप एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एस्केप एनर्जी स्लैश वेलोसिटी, हम दोनों इसी में समझ जाएंगे क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो उसको समझते हैं। अगर हम चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट को इतना तेजी से फेंकें कि वो कभी वापस ही ना आए, मान लो यहाँ पे इन्फिनिटी है, बहुत दूर जहाँ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, हम चाहते हैं कि ये वापस ही ना आए, इसके पार निकल जाए। तो ऐसा करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमें देनी होगी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, उसको कहते हैं एस्केप एनर्जी। और ऐसा करने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी देनी होगी उसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो एक बार एस्केप वेलोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं ताकि कोई पूछे तो पता रहे अपने को, फिर उसको डिराइव कर लेंगे। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक बार लिखो जरा। एस्केप वेलोसिटी, the minimum velocity that must be imparted, the minimum velocity that must be imparted to a particle at the surface of a planet, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ये समझना है ना। The minimum velocity that must be imparted to a particle at the surface of a planet in order to make it escape, the gravitational attraction of the planet is known as the escape velocity. Escape the gravitational attraction of the planet. लिख लिया। ठीक है जी। अब मिनिमम कहा है हमने। अच्छा, एक बात समझना, जब कोई वस्तु
इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वहां पे? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इन्फिनिटी पे? अरे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी कितनी होती है? बहुत इजी है तो सर 0. 0। अच्छा, हमने मिनिमम एनर्जी दी थी, जैसे तैसे पहुंची है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी कितनी होगी? 0। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पे? 0. 0। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये पूरा सिस्टम कंजर्वेटिव सिस्टम है कि नहीं है? तो अगर टोटल एनर्जी यहाँ 0 है तो हर जगह 0 होनी चाहिए कि नहीं? क्या कहते हो? एक कंजर्वेटिव सिस्टम में टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए ना? क्या कहते हो? Yes sir. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सरफेस पे था तो एट द सरफेस पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे हमारे पास था -GMM बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट, कैपिटल आर लिख देते हैं, अर्थ के केस में ई लिख देंगे। इसके साथ हमने दी एस्केप एनर्जी। क्या दी हमने? एस्केप एनर्जी। और मिलकर ये दोनों कितने हो जाने चाहिए? 0 हो जाने चाहिए कि नहीं? इसको समझो, इस पॉइंट को। एस्केप एनर्जी देने का पर्पस ये है कि हम जिस जगह उसे दे रहे हैं उसी जगह पे पार्टिकल की टोटल एनर्जी को क्या बना दें? क्या बना दें? 0। 0. ताकि वो पार्टिकल कहाँ पहुंच जाए? इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। ये बात समझ गए ना? तो एस्केप एनर्जी देने का बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जो आपके ऊपर ये नेगेटिव उधार चढ़ा हुआ है ना धरती माता का, ये इसको उतार देना है। क्या देके? एक पॉजिटिव एनर्जी देके। जब ये उधार चुक जाएगा तो अब आप फ्री हो गए, 0 निकल जाओ। समझ गए बात? सर अगर वो एस्केप वेलोसिटी जो मिनिमम है उससे ज्यादा देंगे तो? ज्यादा देंगे तो उछलते हुए जाओगे। अभी तो गिरते पड़ते जा रहे हो ना, कि यहाँ पहुंच के बिल्कुल एकदम लटक गए कि अब मेरे पास कोई एनर्जी नहीं बची, हाफते हुए पहुंचे हो, है ना? अगर ज्यादा दोगे तो हाफते हुए नहीं पहुंचोगे, एनर्जेटिक पहुंचोगे यहाँ पे। यही होगा ना? हम तो मिनिमम की बात कर रहे हैं, कम से कम इतनी देनी पड़ेगी। समझ गए बात? यानी मिनिमम से ऊपर कुछ भी दो आप एस्केप कर जाओगे, लेकिन मिनिमम तो देनी पड़ेगी। अब उसको कैलकुलेट कर। ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर? हाँ, नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड जो हमारी है, हमको तो सर उससे ही तो बाहर निकलना है ना। हाँ, हाँ। तो सर उसके बाद अगर हम बिल्कुल मिनिमम देंगे कि बस ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल सकती है, तो सर वो आगे जाके तो रुक जाएगी ना, फिर मूव थोड़ी करेगी। हाँ, नहीं मूव नहीं करेगी, फिर रुक जाएगी। बिल्कुल यही चाहते हैं, मिनिमम में तो यही होगा। नहीं सर, फिर वो इन्फिनिटी तो पहुंचेगी। तो इन्फिनिटी पे जाके ही तो रुकेगी यार। इन्फिनिटी क्या कह रहे हो? वो कोना कह रहे हो कि जो आज तक किसी ने नहीं देखा वाला? नहीं सर, मतलब तो बहुत ज्यादा दूर से 4-5 इन्फिनिटी गैलेक्सी पार करके चली गई। भाई मेरी कहाँ 4-5 गैलेक्सी पहुंचा रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, प्लेनेट के औकात के हिसाब से होता है। जैसे अर्थ एक छोटी औकात का प्लेनेट है, तो हमारा इन्फिनिटी कितना होता होगा? बहुत होगा तो 20 आर मान लो, 20 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ। समझ गए बात? हाँ ठीक है ना? अभी जुपिटर होगा तो उसका वो अपने हिसाब से 20 आर होगा, तो वो और बड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो उसी हिसाब से है ना। तो वो मतलब इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो उस केस में हम कह रहे हैं कि जहां भी अर्थ का ग्रेविटेशन अट्रैक्शन नहीं के बराबर रह जाता है, हमें तो बस वहां तक पहुंचाना है। नहीं सर, मतलब उससे आगे मूव करे नहीं करे वो फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मूव कराना है तो और तेज फेंको, नहीं कराना तो बस जैसे तैसे पहुंचा दो। नहीं सर, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर वो एक कांस्टेंट उससे चलती रहेगी ना, हाँ, फिर चलती रहेगी और क्या। बिल्कुल बाहर तो है वैक्यूम ना? ही है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? लेकिन एक लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक बाउंड्री कंडीशन तो लेनी पड़ेगी ना। वही लिया उन्होंने। ये जो VE लिखा है इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और ये वाली इक्वेशन समझ लो। देखो,
इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो v एस्केप आ जाता है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ g कैपिटल M ओवर कैपिटल R। नोट करो जरा इसको, नोट करो। अब यहाँ पॉइंट समझना बहुत अच्छे से। देखो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है अंडर रूट 2gm/r वाला, इस एक्सप्रेशन में प्लेनेट का मास है और रेडियस है, इसमें फेंके जाने वाली चीज का मास नहीं लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब निकला? वो भी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है, यानी आप किसी भी चीज को फेंको, आप छोटे पत्थर से लेके ट्रक को भी अगर आप एस्केप कराना चाहते हो तो स्पीड इतनी देनी पड़ेगी आपको। समझ गए बात? अच्छा, अर्थ के केस में, इन केस ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ लिख देते हैं, अप्रोक्सीमेटली आती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड, है ना। यानी अब ये नंबर कितना बड़ा है इसको सोचना, 11,200 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए आप ये समझ लो कि 1 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो 3.6 किलोमीटर पर आवर होता है। मालूम है बात? अरे यार वो 18/5 करके नहीं करते बचपन में जो, वही है ना। तो अब 11,200 किलोमीटर पर आवर को अगर आप 3.6 से मल्टीप्लाई करो तो 40,000 के ऊपर का नंबर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ सर, आ ही जाएगा। तो 40,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर दी जाए किसी को अर्थ की सरफेस पे रखे रखे तो वो निकल जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा। तो कितनी बड़ा नंबर है ये बात समझ सकते हो। दैट्स वाई बहुत सारी चीजें अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप नहीं करती हैं। समझ गए भाई? यस ये सर रॉकेट वगैरह भी तो लॉन्च होते होंगे ना? ये रॉकेट तो बेटा स्टेज में चलते हैं। रॉकेट एकदम से, रॉकेट ऐसा थोड़ी होता है कि आपने यहाँ से लात मार के भेज दिया उसको, नहीं। रॉकेट प्रोपेल्ड होते हैं, उनमें फ्यूल होता है, वो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट करते रहते हैं और फिर बाहर निकल जाते हैं, है ना। हम तो बात रॉकेट कर भी रहे हैं 6 या 6,500 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं जाते। हम तो बात कर रहे हैं आपने यहाँ से किसी को लात मार दी, यहीं के यहीं स्पीड दे दी आपने, प्रोपेल नहीं किया आपने उसको। जब याद है प्रोजेक्टाइल पढ़ा था तो हमने कहा था प्रोपेल कर दिया तो प्रोजेक्टाइल नहीं है वो, है ना। अपनी ताकत से नहीं चल रहा है वो, हमने यही स्पीड दे दी उसे। तो अगर आपको अर्थ की सरफेस पर रखे रखे किसी को भेजना हो बाहर तो कितनी स्पीड दे के भेजना होगा? इतनी, 40,000। ये वाली है ना, ये वाली। समझ गए बात? अब इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझो क्या होते हैं कि अभी आगे चल के आप गैसेस के बारे में पढ़ोगे, हो सकता है केमिस्ट्री में पढ़ाओ। आपने आरएमएस स्पीड के बारे में पढ़ा है? नहीं। अच्छा, अभी वहां तक नहीं पहुंचे केमिस्ट्री में आप। तो जो गैसेस होती हैं उनमें एक आरएमएस स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहते हैं उसको, जो इस फॉर्मूले से आती है अंडर रूट ऑफ 3RT/m से। कोई आइडिया इसके बारे में कुछ भी? चलो आरएमएस सुना है लेकिन कोई फॉर्मूला बात नहीं नहीं है ना। ये T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, M जो है मोलिकुलर मास है ना, R होता है उसको गैस कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी प्लैनेट की सरफेस पे कोई गैस मॉलिक्यूल है तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे होगा। हाँ। उस टेम्परेचर के साथ उसका एक मास भी होगा। हाँ। तो ये नंबर कुछ कैलकुलेट होकर आएगा ना। स्पीड, ये क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड कह लो आप। अब अगर ये स्पीड आरएमएस, ये जो स्पीड है ये एस्केप स्पीड से ज्यादा हो गई तो क्या होगा? सो गैस बाहर वो चली गैस मॉलिक्यूल भाग जाएंगी, वो रह नहीं पाएंगी यहाँ पे। तो इस वजह से क्या होता है कि जो बहुत ज्यादा हॉट प्लैनेट्स होते हैं जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उनके पास एटमॉस्फेयर होल्ड करने की एबिलिटी नहीं होती है ना। तो दैट्स वाई जो अर्थ का पूरा सिस्टम है ना, वो बहुत ही यूनिक सिस्टम है। हम अपने सन से, जो हमारा सन है, हम उससे एक बहुत ही, हम कहेंगे
एक ऑप्टिमम दूरी पे हैं, बहुत ज्यादा ठंडे नहीं है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। इसकी वजह से हमारे पास एक स्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये करोड़ों साल में हुआ है। ये बात समझ सकते हो? यस सर। ठीक है ना? तो बिलियन ईयर्स में मिला के हम एक ऐसी कंडीशन में आ पाए हैं जिसमें हमारे पास एक स्टेबल एटमॉस्फेयर है। तो सर वीनस के पास वो कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड्स कैसे आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड हो यार, वो जो होते हैं ना परमानेंट नहीं होते हैं, वो जैसे इरप्शंस होते हैं ना, इरप्शन, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन टाइप के, तो वो इरप्शन से बनते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा बहुत प्लैनेट्स में होता है ना, कि इरप्शंस की वजह से थोड़े टाइम के लिए कुछ क्लाउड फॉर्मेशन जैसी चीजें होती हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं। गायब होने के पीछे रीजन ये है कि उनकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उनको क्या कर पाए, होल्ड कर पाए, रोक पाए ना, ये बात है। मतलब सर एस्केप वेलोसिटी उनकी बहुत कम होगी। एस्केप वेलोसिटी कम है, प्लैनेट छोटा हुआ तो एस्केप वेलोसिटी कम हो गई, प्लैनेट गर्म हुआ तो आरएमएस स्पीड ज्यादा हो गई। दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर लो तो एटमॉस्फेयर बन ही नहीं पाया। सही है ना? यस सर। ये होता चलो। सर फिर तो 300 मीटर हाँ। पर सेकंड भी तो बहुत ज्यादा होता होगा। लेकिन मतलब 300 मीटर पर सेकंड भी ज्यादा ही है। किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हो वो बताओ? नहीं सर वो एक वो है ना कि कुछ साउंड की 3.5 या स्पीड होती है। 4.5 बिलियन ईयर्स में दो वो मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी वो कोलाइड कर देंगे। हाँ कर जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ तो सर उसमें वो 300 मीटर पर सेकंड के स्पीड से एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी मिल्की वे की तरफ आ रही है। हाँ, लेकिन वो बड़ी भी तो बहुत है ना, डिस्टेंस हाँ बहुत नहीं सर बड़ा मैं है। उसी कॉन्टेक्स्ट में 300 मीटर पर सेकंड भी तो बहुत हाँ ज्यादा ही है। हाँ, नहीं वो कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा ना कि कितना डिस्टेंस है उसके हिसाब से ना। अब जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट सुना होगा आपने ना, हाँ है ना, कि कॉन्टिनेंट जो है वो मूव कर रहे होते हैं, तो वो डिस्टेंस बहुत छोटा सा होता है जो वो कर रहे, मतलब वो स्पीड बहुत छोटी सी है। बट अगर आप इसको अगले कुछ करोड़ साल में देखोगे तो हो सकता है कि मतलब है ना, एशिया जो है वो जाके अफ्रीका में टकरा जाए। लेकिन ठीक है, मतलब बहुत लंबे टाइम की बात है, हम नहीं देख पाएंगे ना। ठीक है। और उस कॉन्टेक्स्ट में स्पेस में होने वाले चेंजेस जो है ना, वो इतने बड़े टाइम फ्रेम में होते हैं कि उससे पहले बहुत कुछ दुनिया में हो जाता है, तो चिंता वाली बात नहीं है ना। Anyway, तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। वो कल 2:30 बजे आ सकते हो क्या सब लोग? कल 2:30 बजे हाँ सर। हाँ आ सर। जाओगे? यस तो कल 2:30 बजे रख लेते हैं यार क्लास, है ना? ओके। चलो ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. सर